हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल और एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सिंगापुर में हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो को जरूर देखें, बिल्कुल मिस ना करें। जी हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीजा की कॉस्ट, बजट ट्रिप आप कैसे प्लान कर सकते हैं और एक छोटी सी आइटनरी भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ एक्सपेंस मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो रहने का क्या एक्सपेंस है वो थोड़ा सा आपको मैं डिटेल बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं क्या कवर करूंगा। मैं कवर करूंगा ट्रेवल आइटनरी, घूमने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, थोड़ी आपको हिस्ट्री बताऊंगा, इंडियन फूड की अवेलेबिलिटी और बाकी फूड कैसा है, जॉब का क्या कंडीशन है, बाकी कुछ आपको टिप्स भी दूंगा, नाइट लाइफ के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही साथ ये बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट टाइम है अराउंड द ईयर जब आप इसको विजिट कर सकते हैं, और डेमोग्राफिक डिटेल्स भी दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि सिंगापुर की हिस्ट्री क्या रही है, और आपको डेमोग्राफिक डिटेल्स बताऊंगा सिंगापुर के। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया की एक बहुत छोटी सी कंट्री है। ये एक आइलैंड कंट्री है और ये डेवलप्ड नेशंस की लिस्ट में आती है। अगर मैं साइज की बात करूं तो ये दिल्ली मुंबई से भी छोटी है। इसकी पॉपुलेशन करीबन 5.4 मिलियन है। एरिया की बात करूं तो 728 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि दिल्ली से आधी है। सिंगापुर का जो टाइम जोन है वो अपने भारत से 2.5 घंटे आगे है। यानी जब यहाँ पे दोपहर के 12 बजेंगे तो उस टाइम सिंगापुर में दोपहर के 2:30 बज रहे होंगे। सिंगापुर की जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है, और एक सिंगापुर डॉलर करीबन 62 रुपए का है आज के टाइम के हिसाब से। सिंगापुर एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जिसमें आपको मेनली बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ताओइज्म और हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे। यहाँ पे इंडियंस भी बहुत रहते हैं। सिंगापुर का जो नाम है वो हिंदी या संस्कृत से ड्राइव्ड है। सिंग और पुर, इनको मिला के सिंगापुर बनाए, यानी कि शेर का देश। इसको लायन सिटी भी बोला जाता है कई बार। यहाँ की 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, मैंड्रिन, मलय और तमिल। आपको कई बार मेट्रोस के अंदर, जो मेट्रोस लिटिल इंडिया जाती है, जो अनाउंसमेंट है वो तमिल में दिखेगी। इवन साइन बोर्ड्स भी आपको तमिल में लिखे हुए दिखेंगे। चलिए थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। सिंगापुर में 17-18वीं शताब्दी में यूरोपियन और ब्रिटिशर्स ने ही राज किया। हालांकि 1942 में जापान जब बाकी एशियन कंट्रीज पे हमला कर रहा था तब उसने सिंगापुर पे भी हमला किया और जापान ने सिंगापुर पे कब्जा कर लिया। लेकिन 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने को आया तब जापान को सिंगापुर छोड़ के भागना पड़ा, और एक बार फिर से ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए। हालांकि 1963 में ब्रिटिशर्स को सिंगापुर छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने छोड़ने से पहले इसको मलेशिया के साथ मर्ज कर दिया, और फिर 2 साल बाद सिंगापुर मलेशिया से भी अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ली काउन यू, आई होप ये मैंने नाम सही से प्रोनाउंस किया है। ये सिंगापुर के फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने सिंगापुर को एक डेवलप्ड नेशन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने इतनी मेहनत करी और सिंगापुर के सिटीजन्स ने इतनी मेहनत करी कि ये आज डेवलप्ड नेशन की लिस्ट में है और टॉप 10 नेशंस में से एक है। अगर आप सिंगापुर घूमने जा रहे हैं तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों को इंग्लिश आती है। एटलीस्ट वो इतनी बात कर लेते हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप अपना वहाँ पे काम चला सकते हैं। आप लिटिल इंडिया की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफी हिंदी भाषी लोग मिलेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। अब मैं वीजा की बात करता हूँ। सिंगापुर घूमने के लिए आपको टूरिस्ट वीजा की जरूरत पड़ेगी। सिंगापुर किसी भी तरह का वीजा ऑन अराइवल नहीं देता है, और टूरिस्ट वीजा भी आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एक एजेंट के थ्रू ही करवाना पड़ेगा, जैसे कि मेक माई ट्रिप हुआ या अकबर ट्रेवल्स हुआ। ये आप गूगल करके देख सकते हैं। सिंगापुर का टूरिस्ट वीजा लगना उतना कठिन नहीं है। अगर आप किसी में जॉब करते हैं, किसी कंपनी में, या आपका कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है, या आपको किसी सिंगापुर के PR होल्डर ने या सिंगापुरियन ने इन्विटेशन लेटर भेजा है, तो आपका वीजा काफी इजीली लग सकता है। और वीजा नॉर्मली 4 से 5 दिन में आ जाता है। कि अगर आप नॉन वर्किंग या हाउस वाइफ हैं तो भी वीजा लगने के चांसेस अच्छे हैं। टूरिस्ट वीजा के अलावा सिंगापुर वीजा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसमें अगर आप किसी थर्ड कंट्री जा रहे हैं तो आप बीच में सिंगापुर ट्रांजिट कर सकते हैं 96 आवर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको एक फैसिलिटी भी मिलती है, आपको एक फ्री बस टूर भी मिलता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, जिसको आप देख सकते हैं। चलिए वापस से टूरिस्ट वीजा की बात पे आते हैं। देखिए, ब्रॉड लेवल पे जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो कुछ इस तरह से है। आपको एक पासपोर्ट चाहिए होगा अपना, जो 6 महीने के अंदर एक्सपायर ना हो रहा हो। आपको 14A वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। वैसे तो सिंगापुर का वीजा 3 से 5 दिन में आ जाता है, लेकिन कई बार एम्बेसीज कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग लेती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि करीबन आप 30 दिन पहले से ही वीजा अप्लाई कर दे, ताकि अगर इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो आप फर्निश कर सके। आपको एक 45x35 mm की फोटो चाहिए होगी विद व्हाइट बैकग्राउंड, जो 3 महीने से पुरानी ना हो, और जिसके अंदर आपका 80% फेस दिख रहा हो। एक कवर लेटर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप फाइनेंशियल प्रूफ दे सकते हैं,
ITR दे सकते हैं। अगर आपका ट्रिप स्पॉन्सर्ड है तो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी देना होगा, या अगर आपको किसी PR या सिंगापुरियन ने इन्वाइट किया है तो आपको इन्विटेशन लेटर देना होगा। इसके साथ ही साथ आपको अपनी कंफर्म रिटर्न टिकट और वहां पे अकोमोडेशन के प्रूफ भी अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ देने होंगे। सिंगापुर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आपको बसेस, मेट्रोस जिनको MRT बोलते हैं वहां पे, और टैक्सीज इजीली मिल जाएंगे। आपको हालांकि टैक्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस या मेट्रो से आपका पूरा काम चल जाएगा। यहाँ जब आप अराइव करें तो एयरपोर्ट मेट्रो से ही आप एक इजी लिंक मेट्रो कार्ड ले सकते हैं, जिसको आप 10 या 20 डॉलर का रिचार्ज करा सकते हैं। आपको ये कार्ड 7-Eleven से भी मिल सकता है। अलग से टूरिस्ट कार्ड भी आता है 3 दिनों का, जो 20 डॉलर का होता है, जिसमें आप 3 दिन के लिए अनलिमिटेड ट्रेवल कर सकते हैं मेट्रो और बस से। टैक्सी के लिए आप ग्रैब ऐप यूज कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, सिंगापुर की मेट्रो और बसेस में वीजा और मास्टर कार्ड भी चलते हैं। तो अगर आपका कोई इंडियन डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इनेबल्ड हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इजी लिंक कार्ड ले लें, या अगर आप 3 दिन के लिए हैं तो आप टूरिस्ट कार्ड लीजिए। यहाँ मेट्रो में ट्रेवल करना बहुत आसान है। सारे साइन बोर्ड्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे। इवन मेट्रोस के अंदर जो रूट्स हैं वो भी सब इंग्लिश में है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बसेस के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन है SG बस। ये आपको रियल टाइम बस बताती है कि इस स्टॉप पे या किसी भी स्टॉप पे कितनी देर में कौन सी बस आ रही है, तो इससे आप अपना काफी टाइम बचा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ फॉरेक्स की। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलता है जो 62 रुपीज के बराबर है, तो आप इंडिया से ही एक्सचेंज करा के चलें सिंगापुर डॉलर। एयरपोर्ट पे आपको अच्छे रेट्स नहीं मिलेंगे और टैक्सेस भी ज्यादा हैं, तो आप अपनी ही सिटी में कोई और जो मनी एक्सचेंजर हो उनसे आप सिंगापुर डॉलर ले सकते हैं, या फिर आप US डॉलर भी लेके जा सकते हैं जिनको आप सिंगापुर में एक्सचेंज करा सकते हैं। साथ ही साथ मैं सजेस्ट करूंगा एक फॉरेक्स कार्ड जरूर अपने साथ लेके चलें। अभी काफी सारे जीरो मार्कअप वाले फॉरेक्स कार्ड हैं। इमरजेंसी के लिए अपने साथ एक इंडियन इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड जरूर लेके चले। बाकी पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सिंगापुर में देखिए कैश और कार्ड दोनों ही चलते हैं, तो अगर आप खाली कैश लेके भी चल रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात करूंगा सिम कार्ड की। वैसे तो सिंगापुर में हर जगह आपको फ्री वाईफाई मिलेगा, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, मॉल्स हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह आपको फ्री वाईफाई मिलेगा। लेकिन फिर भी एक सिम की रिक्वायरमेंट रहती है ऑन द गो कनेक्ट रहने के लिए। एयरपोर्ट पे अगर आप सिम लेंगे तो आपको सिंगटेल या स्टार हब का मिलेगा करीबन 30 सिंगापुर डॉलर का, जिसमें आपको अच्छा खासा डेटा मिल जाएगा और वैलिडिटी 15 से 20 दिन की होती है। हालांकि यही कार्ड अगर आप अंदर मार्केट से लेंगे, 7-Eleven से लेंगे या लिटिल इंडिया से लेंगे तो आपको 10 या 12 डॉलर में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम अकोमोडेशन की। सिंगापुर में होटल्स, हॉस्टल्स दोनों ही चीजें अवेलेबल है, क्योंकि ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटी है वर्ल्ड की, तो होटल्स यहाँ पे बहुत महंगे हैं। अगर मैं एक सस्ते से सस्ते होटल की बात करूं तो वो आपको 100 सिंगापुर डॉलर से कम में नहीं मिलेगा, जो कि करीबन 6 से 7 हजार इंडियन रुपीज में पड़ता है, और लोकेशन भी बहुत बढ़िया नहीं होगी। एक ठीक ठाक सा होटल आपको 10 से 12 हजार के बीच में मिलेगा 2 लोगों के लिए। उधर ही अगर आप हॉस्टल्स की बात करते हैं तो काफी अच्छे अच्छे हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे 20 से 30 डॉलर पर नाइट में। साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी मिलता है वहाँ पे। कुछ हॉस्टल्स में आपको बताता हूँ जो काफी अच्छे हैं। स्पेस स्पॉट्स, इसके कई सारी ब्रांचेस हैं सिंगापुर में। 7 वंडर्स हॉस्टल, ये भी बहुत बढ़िया है। और जो बेस्ट एरिया अकोमोडेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है चाइना टाउन या क्लार्क के। ये दोनों आसपास ही है। इस एरिया में मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ काफी सारे अट्रैक्शंस आप यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही कवर कर सकते हैं। और सिंगापुर की नाइट लाइफ जो है वो क्लार्क के में ही है। चलिए फूड की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन काफी है तो इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत हैं। लिटिल इंडिया में तो भरमार है। एक मील की जो आपकी कॉस्ट पड़ेगी वो 10 से 12 सिंगापुर डॉलर पड़ेगी, जो कि करीबन 1500 रुपए हो गई। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। सिंगापुर में आपको प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी आराम से मिल जाएंगे लिटिल इंडिया में। देखिए अगर कैश की बात करते हैं तो एक बंदे को 400 से 500 डॉलर सिंगापुर डॉलर्स अपने पास रखने चाहिए, जिसमें मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपने होटल की बुकिंग और एक्टिविटीज की जो टिकट्स है वो आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं। तो 400-500 डॉलर में आपका काम चल जाएगा 7-8 दिन का। एक्टिविटीज टिकट की बात करूं या अट्रैक्शंस की टिकट की बात करूं तो वो आप क्लूक वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कराइए एडवांस में, आपको थोड़ी सस्ती मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर आप वहीं पे जाके डायरेक्टली टिकट बाई करते हैं। किस समय सिंगापुर घूमना चाहिए? वैसे तो सिंगापुर आप 12 महीनों में से कभी भी घूम सकते हैं, लेकिन मई, जून, जुलाई ये 3 महीने ऐसे होते हैं जब यहाँ पे गर्मी काफी होती है, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो ये थोड़ा सा अनईजी कर देता है घूमने के लिए। बाकी आपके ऊपर है, आप चाहे तो मई, जून, जुलाई में भी आराम से जा सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ का 32 पर कभी नहीं जाता। टूरिस्ट अट्रैक्शंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखने के लिए काफी कुछ है, लेकिन नेचुरल कुछ भी नहीं है। सब कुछ आर्टिफिशियल है या मैन मेड अट्रैक्शंस है या डेवलप किए गए अट्रैक्शंस है, लेकिन वो भी बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव है और काफी यूनिक है। सिंगापुर में घूमने के लिए आपके 4 से 6 दिन काफी हैं, जिसमें आप ऑलमोस्ट काफी मेजर अट्रैक्शंस कवर कर लेंगे। टूरिस्ट के लिए सिंगापुर गवर्नमेंट ने एक आइलैंड पूरा डेवलप कर रखा है जिसका नाम है सेंटोसा आइलैंड। यहाँ जाने के लिए 3 तरह के रास्ते हैं। एक, आप सेंटोसा मोनोरेल ले सकते
हैं जो वीवो सिटी मॉल के हार्बर फ्रंट स्टेशन से चलती है। प्लस यहाँ पे केबल कार भी चलती है, आप वो भी ले सकते हैं, या अगर आपको वॉक करना है तो आप वॉक भी कर सकते हैं। सेंटोसा बोर्ड वॉक बोलते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है सेंटोसा पहुंचने का। चलिए अब बात करते हैं सिंगापुर की आइटनरी की। ये आप सिंगापुर में पहुंचते ही स्टार्ट कर सकते हैं जोएल फाउंटेन से। ये एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे है। अगर आप दिन में सिंगापुर में लैंड कर रहे हैं तो आप लैंड करने के बाद अपना सामान क्लॉक रूम में रख सकते हैं और जोएल फाउंटेन जाके उसका मजा ले सकते हैं। हालांकि अगर आप रात में लैंड करते हैं तो आप जोएल फाउंटेन नहीं देख सकते उस दिन। तो जब आप लौट रहे हो, जब आपकी लौटने की फ्लाइट हो, तो आप थोड़ा टाइम एडवांस में लेके वहां पहुंच सकते हैं और जोएल फाउंटेन को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम जोएल को साइड में रखते हैं तो डे 1 में आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह करीब 10 बजे के करीब सेंटोसा आइलैंड पहुंच जाएं और वहां पे यूनिवर्सल स्टूडियोज देखें। इसकी टिकट करीबन 82 सिंगापुर डॉलर्स की है, जो कि 5000 इंडियन रुपीज में पड़ती है। ये एक थीम पार्क है यूनिवर्सल स्टूडियोज का, जिसमें आपका पूरा एक दिन निकल जाएगा अगर आप सारी राइड्स घूमते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा वीकेंड पे ना जाएं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वीकडेज में कोशिश करें। और जब आप वहां से निकलेंगे तो आप रात को चाइना टाउन आ सकते हैं और वहां पे सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं। चाइना टाउन में आपको चीप एसेसरीज मिल जाएंगी। दूसरे दिन भी आप सुबह सेंटोसा आइलैंड पहुंचिए और वहां पे सी एक्वेरियम और वाटर पार्क देख सकते हैं। इनको करते करते आपको करीबन 3-4 घंटे निकल जाएंगे। उसके बाद आप सिलोसो और पलावन बीच जा सकते हैं और वहां पे कई सारी आपको एक्टिविटीज मिलेंगी, जैसे बंजी जंपिंग, जिप लाइन, और वहां पे एक आई फ्लाई भी है जो आपको एक एक्सपीरियंस देता है स्काई डाइविंग का विद इन कंट्रोल्ड और एनक्लोज एनवायरनमेंट। इधर ही सिलोसो बीच है, उधर शाम को एक शो होता है, लेजर शो, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। उसकी भी टिकट है जो कि करीब 1000 रुपए की है। रात को आप वहां डिनर भी कर सकते हैं। सेंटोसा आइलैंड में काफी इंडियन रेस्टोरेंट्स है। डे 3 में आप सुबह ब्रेकफास्ट करिए और मेट्रो लेके गार्डन्स बाय द बे पहुंचिए। वहां पे आप क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम देख सकते हैं। ये भी आर्टिफिशियल है लेकिन ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे आपको इस सीजन में ट्यूलिप्स देखने को मिलेंगे। एक बहुत बड़ा इन्होंने वाटरफॉल बना रखा है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों की अगर आप कंबाइंड टिकट लेंगे तो करीबन 45 सिंगापुर डॉलर्स, या आप ये मान के चलिए 3000 रुपए की पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट है या एम्प्लॉयमेंट पास पे हैं तो इस पे आपको और डिस्काउंट मिलेगा। करीबन 3-4 घंटे आपको क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम में लग जाएंगे। इसके बाद आप मरीना बे सैंड्स की तरफ जा सकते हैं और उस एरिया में आप लंच कर सकते हैं। मरीना बे सैंड्स के अंदर एक बहुत ही शानदार कैसीनो है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। टूरिस्ट के लिए फ्री है। एक टिप देता हूँ, इन कैसीनोज में आपको फ्री अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक, कॉफी और वाटर मिलता है। हालांकि अल्कोहल फ्री नहीं है, बट बाकी ये सब चीजें फ्री है। और मरीना बे सैंड्स के पास ही आर्ट और साइंस म्यूजियम है, तो अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन इसकी भी टिकट है करीबन 1000 रुपए की। मरीना बे सैंड्स के सामने ही मॉल है, आप इस मॉल के अंदर गेंडोला राइड्स ले सकते हैं। ये इसी तरह का है जैसे कि लास वेगास में वेनेशिया मॉल है, उसी तरह से ये मरीना बे सैंड्स का मॉल है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड के टॉप नॉच ब्रांड्स के शोरूम मिलेंगे। 7 बजे के आसपास आपको वापस गार्डन्स बाय द बे जाना पड़ेगा कि वहाँ पे 7:45 बजे लाइट एंड साउंड शो होता है जो कि बहुत ही शानदार होता है और ये फ्री है। करीबन आधे घंटे का ये शो होता है। जब ये फिनिश हो जाए तो आप आराम से वापस मरीना बे सैंड्स की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे लाइट, फाउंटेन और लेजर शो होता है जो कि फ्री है। 15 मिनट के शो को आप एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सिंगापुर की स्काईलाइन देखने को मिलेगी और नाइट का बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। आप वहाँ पे अपनी फोटो क्लिक कराइए या रील्स बनाइए। अब रात का टाइम हो गया है तो यहीं से वॉक करके आप क्लार्क के और बोट के जा सकते हैं, जहाँ पे आप नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे पब्स, डेस्क ये सब मिलेंगे और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। इसी तरफ आपको बहुत अच्छा सी फूड भी मिलेगा अगर आप नॉन वेज खाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे रिवर क्रूज भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सब आप एक ही दिन में पूरा कर सकते हैं। अब आया डे 4। सुबह 9 बजे आप मेट्रो पकड़ के सिंगापुर के मंडाई जू की तरफ निकल जाइए। इस मंडाई एरिया में आपको जू, रिवर वंडर्स, नाइट सफारी और बर्ड पार्क, ये चारों अट्रैक्शन मिलेंगे। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, मैं इसको आई बटन में इसका लिंक दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप इन चारों की कंबाइंड टिकट लेंगे तो ये आपको सस्ती पड़ेगी और ये चारों आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा एक दिन लगेगा। नाइट सफारी करने के बाद आप वापस अपने होटल में आके रेस्ट कर सकते हैं। अब आया डे 5। इस दिन आप लिटिल इंडिया घूम सकते हैं, काफी अच्छा है ये। यहाँ पे आपको सारी इंडियन ग्रोसरीज अगर आपको चाहिए तो आप वो खरीद सकते हैं और उसको घूमने के बाद आप आ सकते हैं ऑर्चर्ड रोड। ऑर्चर्ड रोड यहाँ की बहुत फेमस स्ट्रीट है। यहाँ पे आपको सारे बिग ब्रांड्स के शोरूम मिलेंगे और बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े मॉल मिलेंगे जो शायद आपने यूट्यूब में या मूवीज में देखे होंगे। उसके बाद आप उधर ही लंच कर सकते हैं। जब आप ऑर्चर्ड रोड घूम लें तो फिर आप मेट्रो या बस से सिंगापुर फ्लायर पे आ सकते हैं और उसकी भी राइड ले सकते हैं। उसके बाद सामने ही आपको मरीना बे सैंड्स मिलेगा। आप उसके टॉप फ्लोर स्काई पार्क में जा सकते हैं, जहाँ से आपको सिंगापुर की स्काई लाइन का बहुत शानदार नजारा दिखेगा। यहीं पे आपको इन्फिनिटी पूल भी मिलेगा, बट ये इन्फिनिटी पूल खाली वहाँ के गेस्ट लोग जिन्होंने रूम बुक करा रखे हैं वही इस्तेमाल कर सकते हैं। स्काई पार्क में जाने की टिकट करीबन 1500 रुपए है। स्काई पार्क घूमने के बाद अब मरलाइन घूमने जा सकते हैं, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस है मरीना बे सैंड्स से। एक सिंगापुर का इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है और यहाँ पे आप अपनी फोटो क्लिक करा सकते हैं। अगर मैं सिंगापुर की इकोनॉमी की बात करूँ तो इसके कंट्रीब्यूशन में
काफी चीजें हैं, जैसे सी पोर्ट्स हुए, आईटी इंडस्ट्री हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स हुए, टूरिज्म इंडस्ट्री हुई, और सिंगापुर एक फाइनेंशियल हब भी है साउथ ईस्ट एशिया। जितने भी मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, उन सब के आपको हेडक्वार्टर्स यहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि सिंगापुर की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे जॉब्स भी काफी हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स में और आईटी सेक्टर में। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है, तो आपके यहाँ पे जॉब मिलने के काफी ब्राइट चांसेस है। कई सारी जॉब की वेबसाइट है जिन पे आप सर्च कर सकते हैं। जब आपको जॉब मिल जाएगी तो वही कंपनी आपका वर्क परमिट स्पॉन्सर करेगी। वर्क परमिट मिलने में करीबन 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है, लेकिन सिंगापुर का वर्क परमिट इतना इजीली नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के लोकल्स को पहली प्रेफरेंस देती है। सिंगापुर में जॉब करने का एक फायदा यह है कि यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया के मुकाबले काफी कम है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन भी काफी है। तो अगर आपको एक 2 BHK चाहिए सरकारी अपार्टमेंट में, तो वो 3000 सिंगापुर डॉलर का मिलेगा। अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ, इंडियन स्कूल्स की, तो उनकी पर मंथ फीस करीबन 1200 से 1500 सिंगापुर डॉलर्स होती है। तो 70 से 90 हजार रुपए आपके पर मंथ एक बच्चे की स्कूल की फीस में जाएंगे। चलिए अब मैं आ गया हूँ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिससे आपका ये पूरा सफर बहुत आसान हो जाएगा। अपने होटल्स की बुकिंग और अपनी फ्लाइट्स की बुकिंग आप एडवांस में करा लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सस्ता मिल जाए, क्योंकि सिंगापुर इज अ कॉस्टली सिटी। तो आप इस तरह से थोड़ा पैसा अपना सेव कर सकते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ की बात करूँ तो अगर आप सोचें आपको थाईलैंड जैसी नाइट लाइफ मिलेगी, एडल्ट नाइट लाइफ, तो वो चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बहुत क्लीन नाइट लाइफ है। आपको क्लब, डिस्क और ड्रिंक्स करने को मिलेगा। बहुत क्लीन नाइट लाइफ है यहाँ की। सिंगापुर एक कॉस्टली कंट्री है, तो यहाँ पे शॉपिंग बहुत कॉस्टली है। तो ये एक शॉपिंग हब नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ सस्ती मिलती हैं। आईफोन हुआ, ये यहाँ पे आपको इंडिया से सस्ता मिलेगा। बाकी सब चीजें, क्लोथ्स वगैरह यहाँ पे कॉस्टली हैं इंडिया के कंपैरिजन में, लेकिन कुछ कुछ एसेसरीज आप ले सकते हैं चाइना टाउन से, वहां पे आपको सस्ती मिलेगी। टैक्सी बुकिंग और फूड डिलीवरी के लिए यहाँ पे ग्रैब ऐप का यूज होता है। अट्रैक्शंस भी आप प्री बुक कर लीजिए उनकी टिकट क्लूक के ऊपर, तो आपको थोड़े डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको डेली नीड्स का सामान लेना है सिंगापुर में, जैसे पानी या पैकेज फूड, तो आप 7-Eleven स्टोर से ले सकते हैं। वो आपको चीप एंड बेस्ट पड़ेगा, और 7-Eleven सिंगापुर की गली गली में मौजूद है। एक इंपॉर्टेंट बात, सिंगापुर के जो नलों में पानी आता है, टैप वाटर, ये रेडीली ड्रिंकेबल है। आप डायरेक्ट इसको पी सकते हैं। गवर्नमेंट इसको प्रॉपर प्रोसेस करा के सप्लाई करती है। तो अगर आप अपने होटल से निकल रहे हैं या हॉस्टल से निकल रहे हैं, तो अपनी पानी की बोतल भर लीजिए और उससे आप अपना काम चलाइए। बाकी जितने भी अट्रैक्शंस हैं, वहां पे पानी का जो डिस्पेंसर्स है वो फ्री है, तो आप वहां पे अपनी बोतल भी रिफिल कर सकते हैं या डायरेक्ट पानी भी पी सकते हैं। वेदर जो है सिंगापुर का कुछ कुछ मुंबई जैसा है। मैक्सिमम टेम्परेचर 31 से 32 डिग्री रहता है और थोड़ा ह्यूमिड रहता है। तो कपड़े आप कॉटन के या लिनेन के हल्के पतले कपड़े लेके आइए, टी शर्ट्स वगैरह लेके आइए। ज्यादा भारी कपड़े लेने की जरूरत नहीं है। और एक अम्ब्रेला अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि मौसम काफी अब अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है सिंगापुर का। रुकने का एरिया जैसे मैंने पहले बताया, वो या तो क्लार्के रखिए या चाइना टाउन रखिए। ये दोनों आसपास हैं। यहाँ से मेट्रो की कनेक्टिविटी अच्छी है और ये सिटी सेंटर है एक तरह से सिंगापुर का। यहाँ से काफी सारे अट्रैक्शंस आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलेंगे। सिंगापुर इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे उतनी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। अगर आपको खुद से कस्टम आइटनरी नहीं बनानी है, तो आप टूर पैकेज भी बुक कर सकते हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कि 5 दिन और 6 रातों का जो ट्रिप है सिंगापुर का, वो कितने का पड़ेगा। पहला मोटा खर्चा जो है वो है फ्लाइट का। सिंगापुर की कनेक्टिविटी इंडिया के सारे मेजर मेट्रो सिटीज से है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, यहाँ सबसे फ्लाइट्स जाती हैं। हालांकि सबसे सस्ती फ्लाइट आपको चेन्नई से मिलेगी, जो कि 15 से 17 हजार रुपए में होती है रिटर्न टिकट। वहीं मुंबई और दिल्ली से आपको रिटर्न टिकट करीबन 24 से 25 हजार की मिलेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छी डील मिल जाए तो और सस्ती भी मिल सकती है। तो हम एवरेज मान लेते हैं फ्लाइट टिकट 25,000 रुपए की। वीजा की कॉस्ट जो आती है वो करीबन 2500 से 2600 की आती है। और उसके बाद जो एक और मेजर खर्चा है वो है स्टे का। जैसा मैंने आपको बताया कि एक डिसेंट सा होटल आपको 8 से 12 हजार रुपए पर नाइट के लिए मिलेगा 2 लोगों के लिए। इससे कम में आपको नहीं मिलेगा। मिल जाएगा, लेकिन वो लोकेशन अच्छी नहीं होगी या होटल उतना क्लीन नहीं होगा। तो करीबन आप ये मान के चलिए 8 से 12 हजार पर नाइट आपका होटल में जाएगा। आप अगर बजट ट्रेवलर है तो आप हॉस्टल्स भी ले सकते हैं। हॉस्टल का जो खर्चा आता है वो करीबन 2000 पर नाइट का आता है पर पर्सन, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। खाने की बात करूं तो आपको एक मील 700 रुपए की पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था 10 से 12 डॉलर की, तो 2 मील आपकी करीबन 1500 से 1600 रुपए की हो गई। ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि मेट्रो बस की बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है, तो आप मान के चलिए पर डे आपके 600 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में लग जाएंगे। और सबसे मोटा खर्चा जो सिंगापुर में जाएगा वो जाएगा आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन और एक्टिविटीज की टिकट्स के लिए। वो करीबन पर पर्सन 5 से 6 दिन में जितने भी आप एक्टिविटीज करेंगे 17,000 रुपए आप मान के चलिए। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि एक कपल के लिए कितना खर्चा हो जाएगा। फ्लाइट 25,000 एक बंदे की, 2 लोगों की हो गई 50,000। वीजा आप मान के चलिए 2500 से 2700 के बीच में, तो 5,400 2 बंदों का। होटल हो जाएंगे आपके 55,000 रुपए के। मील्स आपकी हो जाएंगी 22,000 रुपए की। ट्रांसपोर्टेशन आपका हो जाएगा 7,200 का।
और 2 लोगों की अट्रैक्शन की टिकट हो जाएगी करीबन 35,000 रुपए की। तो टोटल अपना कॉस्ट आ गया 1,75,000 पर पर्सन। ये पड़ेगा आपको 85 से 1 लाख, क्योंकि होटल को हम आधे में डिवाइड क्या करेंगे, क्योंकि 1 पर्सन और 2 पर्सन के लिए होटल के प्राइस सेम रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर आप बजट में ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आप कैसे ये जो हमारा खर्चा 85,000 से 1 लाख का आ रहा है उसे हम कम कर सकते हैं। देखिए मेजर खर्चा जो है वो फ्लाइट का है। तो अगर आप चेन्नई से फ्लाइट लेते हैं तो आपको 17,000 के आसपास की पड़ेगी, या अगर आप दिल्ली से भी लेते हैं और आप पहले बुक कराते हैं तो शायद 20 की पड़ जाए। तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ 17,000 रुपए की। वीजा आपको सेम पड़ेगा 2500 से 2600 के बीच का। हॉस्टल 2,000 रुपए पर नाइट का पड़ेगा। 6 रात रुकते हैं तो सीधे सीधे 12,000 हो गए। मील्स में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इंडिया से रेडी टू कुक या रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स लेके चलते हैं हल्दीराम या एमटीआर के, तो आप अपनी एक मील उसको कर सकते हैं। बॉइलिंग वाटर आपको हर जगह इजीली मिलेगा पूरे हॉस्टल्स और होटल्स में, तो उसमें आप मील में काफी पैसे सेव कर सकते हैं। तो मैं मील का आपका लगाता हूँ 1,000 रुपए पर डे का, राइट, या 1,200 रुपए आप लगा लीजिए। 12 6 72 7,000 मैंने लगा लिए। ट्रांसपोर्ट का भी आपका कम हो जाएगा 6,000 रुपए अगर आप थोड़ा सा वॉक करते हैं ज्यादा। और अट्रैक्शन देखिए, हर कोई सारे अट्रैक्शन नहीं देखता। जैसे मुझे साइंस म्यूजियम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी टिकट मेरी बच सकती है। या आपको सिंगापुर फ्लायर में नहीं जाना है, आप उसकी टिकट बचा सकते हैं। या यहाँ पे और भी म्यूजियम्स है, आपको वो नहीं देखने, तो अट्रैक्शन की टिकट मैं लगा लेता हूँ 12,000 पर पर्सन। इसमें 4-5 हजार ऊपर नीचे हम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। करीबन इनका मैं टोटल करूं तो पर पर्सन मुझे 55,000 पड़ता है। तो बजट ट्रेवलर 55 से 60,000 में ये ट्रिप कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की वीडियोस में और लाऊंगा, थाईलैंड और मलेशिया पे भी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।